एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग इन योर स्टडीज। तो पहली बात तो नर्वस मत होइए, ठीक है। कल आप लोगों का एग्जाम है। मैं 50 क्वेश्चंस आपको जो करवाए हैं उसको एक बार रीड करना। आज 100 क्वेश्चंस मैं प्रॉपरली आप लोगों को करवा दूंगी। और देखो, ये 100 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपनी स्टडीज़ को अब छोड़ दो, जस्ट अपने जो आपने गोल्डन की पॉइंटर्स में से बाय किए हैं उनको पढ़ो। और जहाँ से भी आपने क्लासेस ली हैं वहाँ पे जो हाईलाइटर पॉइंटर्स थे ना उनको पढ़ो। और नर्वस होने की कोई नीड नहीं है, जाओ और पेपर दो। ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। एवरीथिंग यू कैन डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। 50 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। आज अब मैं 51 क्वेश्चन करवाऊंगी। उससे पहले अगर किसी को भी गोल्डन की पॉइंटर्स एंड पंजाबी का पीडीएफ बाय करना है तो इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर दे, डायरेक्टली टेक्स्ट कर दे। आई वांट व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, आई वांट BFHS गोल्डन की पॉइंटर्स एंड पंजाबी के MCQs का पीडीएफ ओनली इन 199 200 रुपीज़ में आपको दोनों पीडीएफ मिल जाएंगे। गोल्डन की पॉइंटर्स में 200 प्लस गोल्डन की पॉइंटर्स है जिसमें हर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप 4-5 बार रीड दे दोगे तो आपको बहुत कुछ जो है डायरेक्टली कल पेपर में दिखने वाला है, जो कि मैंने देखा था 7th वाले पेपर में भी दिखा था, तो प्रॉबेबली इस बार भी दिखेगा। तो आप इनको बाय कर सकते हो। हम क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चंस की वीडियो मैंने डाल दी थी, 2 बजे वीडियो आ रही है तो उनको देख लेना। और अब हम विदाउट एनी डिले अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। 51 क्वेश्चन है। पेशेंट हैज एन एक्यूट अपर GI हैमरेज, ठीक है। एक्सपेक्टेड नर्सिंग इंटरवेंशन इंक्लूड, तो अपर GI मतलब अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट के, ठीक है, एक्यूट ब्लीडिंग हो रही है। तो एक्सपेक्टेड नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगी? ट्रीटिंग हाइपोवॉलेमिया और इंक्रीज फ्लूइड, ट्रीटिंग हाइपरवॉलेमिया, कंट्रोलिंग द ब्लीडिंग सोर्स, क्रिएटिंग शॉक एंड डायग्नोजिंग द ब्लीडिंग सोर्स। तो देखो, अभी ट्रीटिंग शॉक तो नहीं कर सकते बिकॉज पेशेंट को एक्यूट है, क्रॉनिक नहीं है, एक्यूट थोड़ी बहुत ब्लीडिंग है। यहाँ पे सबसे पहली इंटरवेंशन रहेगी कि हाइपोवॉलीमिया और इंक्रीज फ्लूइड, क्योंकि देखो ब्लीडिंग से क्या हो रहा होगा, अंदर RBCs टूट रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हाइपोवॉलीमिया का ट्रीट करो और इंक्रीज जो फ्लूइड हो रहा है अंदर बॉडी में उसको ट्रीट करो। सबसे पहली इंटरवेंशन यही रहेगी आपकी नर्सिंग इंटरवेंशन। हाइपरवॉलीमिया को ट्रीट करने की नीड नहीं है, वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हो जाएगा जब अंदर ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। कंट्रोलिंग द ब्लीडिंग सोर्स, ब्लीडिंग सोर्स को कंट्रोल करना प्रायोरिटी नहीं है। सबसे पहले इंटरवेंशन क्या करोगे? देखो, कंट्रोल करने में ब्लीडिंग टाइम लगेगा, पहले आप प्रोसीजर करोगे, पर उससे पहले तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, कि बॉडी तब तक जो है अपने आप को संभाल ले जब तक वो क्या कहते हैं, हम उसका प्रोसीजर करके जो है ब्लीडिंग को कंट्रोल नहीं करते। टिल देन आपको क्या करना है? ट्रीट करना है हाइपोवॉलीमिया को एंड इंक्रीज करना है फ्लूइड। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। व्हेन द नर्स डिस्क्राइब द माइलोग्राम प्रोसीजर टू द पेशेंट, विच स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट? तो माइलोग्राम के बारे में जब आप पेशेंट को समझा रहे हो तो कौन सी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल एक्यूरेट रहेगी? अब ये डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में आपसे पूछ लिया उन्होंने कि कौन सी स्टेटमेंट जो है समझाते टाइम मोस्ट एक्यूरेट रहेगी। पहला है, लाइट एनेस्थीसिया इज एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग द टेस्ट, यू विल बी आस्क्ड टू चेंज पोजीशन फ्रीक्वेंटली, डाई इज इंस्टिल्ड इनटू द वेन इन योर आर्म, पार्ट ऑफ द टेस्ट इन्वॉल्व अ लंबर पंचर। तो देखो क्या होता है, जो माइलोग्राम क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज माइलो ग्राम, ठीक है। ये एक रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन होता है जिसमें आप स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो, कोई ट्यूमर हो, ठीक है, उसको डिटेक्ट कर। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा इज अ पार्ट ऑफ अ टेस्ट इन्वॉल्व्स अ लंबर पंचर। देखो क्या होता है इसमें, आपको एग्जामिनेशन टेबल पे क्या करवाते हैं, लेटा देते हैं स्टमक के मतलब प्रॉन पोजीशन में, अदरवाइज आपको साइड लाइन पोजीशन देते हैं। फिर आपकी बैक को एंटीसेप्टिक के साथ जो है और लोकल एनेस्थीसिया देके क्लीन करते हैं, ठीक है। और जो आपका कॉन्ट्रास्ट मटेरियल जो आप डाई डाल रहे हो वो अराउंड योर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डाली जाती है, ठीक है। देन आप क्या करते हो, उसके जो आपने डाई डाली है इन द स्पाइनल कॉर्ड, वहां पे आपको चेक करना है ट्यूमर वगैरह सब चीज़ों के लिए। तो उसके लिए आप एक्सरे निकालते हो और CT स्कैन निकालते हो स्पाइन का, क्योंकि वो कॉन्ट्रास्ट से आपको इजीली सब कुछ पता चल जाएगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ जो कि लंबर पंचर का टेस्ट इन्वॉल्व करता है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो गलत है। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ चाइल्ड विद द पाइलोरिक स्टेनोसिस, नर्स वुड वॉच आउट फॉर अ सिम्टम ऑफ। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया है कि आप किस चीज को सिम्टम को देखोगे। तो पहले तो मैं समझा दूं कि व्हाट इज पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो दिस इज योर स्टमक, ठीक है, दिस इज योर स्टमक, ये रहा आपका पाइलोरिस पार्ट। इस पाइलोरिस पार्ट की क्या हो गई है, ये देखो नैरोइंग हो गई है,
क्या हो गई है, नैरोइंग हो गई है, जो पाइलोरिस मसल है वो नैरोड हो गई है, इन्फ्लेम्ड हो गई है। तो कुछ भी खाना अगर यहाँ पे आएगा तो वो खाना नीचे नहीं जा पाएगा इन द ड्यूडेनम, ठीक है, वो क्या करेगा, यहीं से ही बैक फ्लो मारेगा, ठीक है। सो बैक फ्लो मारेगा तो पेशेंट में हमें क्या देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग लार्ज अमाउंट, वाटरी स्टूल, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, डार्क कलर्ड स्टूल। सो इट इज ऑलवेज अ प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, पेशेंट को प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलती है। आप उसे कुछ भी खिलाते हो वो वॉमिट आउट कर देता है और बहुत फोर्सफुली वॉमिट आउट करता है, ठीक है, बहुत फोर्सफुली जो है वॉमिट आउट करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ साइक्लोस्पोरिन इन अ पेशेंट अंडरगॉन रीनल ट्रांसप्लांट। अगर किसी का किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है तो जो साइक्लोस्पोरिन आप पेशेंट को देते हो उसका क्या इफेक्ट होता है पेशेंट पे, ठीक है। सो जो भी आप साइक्लोस्पोरिन पेशेंट को दे रहे हो उसका इफेक्ट पूछा है आपसे, ठीक है। सो मैं साइक्लोस्पोरिन के बारे में आपको एक दिन पहले भी बताया था कि साइक्लोस्पोरिन क्या है, एक इम्यूनोसुप्रेसेंट है। क्या है, इम्यूनोसुप्रेसेंट है, डायूरेटिक, इम्यूनोसुप्रेसेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल। सो इट्स अ इम्यूनोसुप्रेसेंट। इम्यूनोसुप्रेसेंट क्यों बोल रही हूँ, तो जब भी आप किसी का किडनी का ट्रांसप्लांट करते हो तो किडनी आप कहाँ से डाल रहे हो, डोनर से, ठीक है, किससे डाल रहे हो, डोनर से, पर जिसमें आप किडनी डाल रहे हो वो उसकी बॉडी का पार्ट तो नहीं है ना। सो इम्यून सिस्टम ये समझता है कि ये कहीं फॉरेन बॉडी आई है और उस पर वो इम्यून सिस्टम क्या देने लग जाता है, रिजेक्शन देने लग जाता है। क्या देने लग जाता है, रिजेक्शन देने लग जाता है। तो इस रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आप इम्यून सिस्टम को क्या कर देते हो, सुप्रेस, इम्यून सिस्टम को क्या कर देते हो, सुप्रेस कर देते हो कि भाई ये इम्यून सिस्टम रुक जाए। और इम्यून सिस्टम अगर सुप्रेस हो जाएगा तो ऑब्वियसली रिजेक्शन नहीं होगी और बॉडी उसके साथ अडाप्ट करके अपने आप ही ठीक हो जाएगी, ठीक है। सो जो आप साइक्लोस्पोरिन देते हो ट्रांसप्लांट्स में इम्यूनोसुप्रेसेंस का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV सिलेक्टिवली टारगेट्स। तो जो HIV है, ठीक है, वो सिलेक्टिवली किस चीज को टारगेट करती है, आपके बी मेमोरी सेल्स को, टी हेल्पर सेल्स को, बी इफेक्टर सेल्स को, या फिर टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को। ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। तो टी सेल्स जो होते हैं आपके, ठीक है, कौन से सेल्स जो होते हैं, टी सेल्स को सबसे ज्यादा टारगेट करती है। क्लियर। नेक्स्ट एक बड़ा सा क्वेश्चन है, एक 55 इयर्स ओल्ड अनकॉन्शियस मैन आया है इमरजेंसी में, सीटी स्कैन होना है उसका हेड का एंड CSF एग्जामिनेशन जो हुई है वो क्या आई है, नॉर्मल, ठीक है। 75 इयर्स ओल्ड मैन है, अनकॉन्शियस मैन है, ठीक है, उसकी CT स्कैन और CSF एग्जामिनेशन इज नॉर्मल। ही इज डायग्नोज्ड टू हैव अ निमोनिया ऑफ अ लेफ्ट लंग, उसके लेफ्ट लंग का निमोनिया है। तो दिस एग्जाम्पल हाईलाइट्स प्रिंसिपल दैट, तो ये चीज किस प्रिंसिपल को हाईलाइट करती है, presence of disease is atypically in elderly, unconscious is common in pneumonia, CSF is normal in unconscious patient, if CT of the head is normal CSF also be normal। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से समझोगे तो आपको समझ आएगा। अनकॉन्शियस मैन था, ठीक है, CT स्कैन और CSF नॉर्मल आया है पर पेशेंट को निमोनिया आया है लेफ्ट लंग में। सो ये क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डिसीज इज एटिपिकली इन एल्डरली, ठीक है। सो एल्डर पीपल्स में क्या होता है कि वो जो उनको नॉर्मल डिसीज कंडीशन भी होती है ना उसकी प्रेजेंटेशन अलग होती है। लाइक आप देखो पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया पर है उसे निमोनिया विच इज एटिपिकल इन एल्डरली पीपल, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ डिसीज जो है डिपिक्ट कुछ और करती है और होती कुछ और है। नेक्स्ट है, विद रिस्पेक्ट टू द डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट्स फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ वाया कार्बोहाइड्रेट शुड बी। तो जो आप डेली कैलोरी इनटेक्स करते हो जो नॉर्मल एक पर्सन को लेनी चाहिए उसके हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, 90 से 100% ऑफ टोटल रिक्वायरमेंट। सो मतलब अगर आप 100% खाना खा रहे हो उसमें 90 से 100% जो है कार्बोहाइड्रेट्स ही होने चाहिए। नो, 50 से 70%, 40 से 70%, 50%, 80 से 90%। तो जो आप खाना खाते हो उसमें एटलीस्ट 50 से 70% ऑफ टोटल बॉडी रिक्वायरमेंट किसकी होती है, कार्ब्स की। ऐसा क्यों, क्योंकि कार्ब्स जो है वो बॉडी में एनर्जी ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके बॉडी के सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आपकी बॉडी को 50 से 70% ऑफ टोटल जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो कार्ब्स की होती है। क्लियर। सो ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ चाइल्ड विद मरासमस। तो एक पेशेंट है
ठीक है। मरासमस प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन वाला, तो ये साइन सारे दिखेंगे एक्सेप्ट एक नहीं दिखेगा, वेस्टिंग ऑफ मसल, सनकन आईज, मून शेप्ड फेस, लूज स्किन। सो यहाँ पे क्या आएगा, मून शेप्ड फेस क्या आएगा, ये क्वाशिकर में देखने को मिलता है मून शेप्ड फेस। वास्टिंग ऑफ मसल भी हमें मरासमस, मैंने सिखाया था ना, मसल्स की वेस्टिंग एम से और एम से ही मरासमस, ठीक है। सनकन आईज देखने को मिलती है और बहुत लूज स्किन होती है क्योंकि मसल्स ही नहीं होती ना, तो स्किन बहुत लूज दिखती है। तो ये तीनों चीजें दिखेंगी, बट एक्सेप्ट मून शेप्ड फेस जो है आपको मरासमस में नहीं देखने को मिलता। नेक्स्ट है डैश आर एजेंट्स दैट प्रिवेंट मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो इनमें से कौन से एजेंट्स हैं जो कि बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं? डिसइंफेक्टेंट, बैक्टीरियोस्टैट, एंटीसेप्टिक, बैक्टीरियोसाइडल। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज योर बैक्टीरियोस्टैट्स। ये क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया को प्रिवेंट करते हैं। पर बैक्टीरिया को किल कौन करता है, बैक्टीरियोसाइडल्स। तो डिफरेंस याद रखना, किलिंग एंड डिस्ट्रॉइंग साइडल्स का काम है, प्रिवेंशन का काम है स्टैट्स का। स्टैट का मतलब होता है रुकना, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड अ बैक्टीरियोस्टैट, जो प्रिवेंट करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रोथ को, रुक जाती है मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रोथ। और बैक्टीरियोसाइडल्स का मतलब है किल एंड डिस्ट्रॉइंग ऑफ द बैक्टीरिया। नेक्स्ट है विच फेज इज मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन रिजल्टिंग इन इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया विद रिड्यूस जनरेशन टाइम। सो ये आपने याद किया होगा अपने फेजेस को। सो देखो इसमें कह रहा है कि कौन सा फेज जो है जो बताता है कि सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जो मल्टीप्लाई हो रहा है और उनका जनरेशन टाइम, मतलब कि उनका जो जीने का टाइम है, जो उनकी लाइफ है वो छोटी हो रही है, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा हो रही है पर जो लिविंग है उनकी लाइफ जो है वो कम है। दैट इज योर लैग फेज, डिक्लाइनिंग फेज, लॉग फेज या फिर स्टेशनरी फेज। दैट इज कॉल्ड अ लॉग फेज, जिसमें पॉपुलेशन मल्टीप्लाई होती है पर जो उनका लाइफ है वो छोटा होता है। क्लियर? तो उनका जनरेशन टाइम है जो वो रिड्यूस होता है पर पॉपुलेशन जो है मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन होती है। दैट इज योर लॉग फेज। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेट इन टिश्यूज एंड नेक्रोसिस फॉर्मेशन इज नोन एज। जो न्यूट्रोफिल्स टिश्यूज में इनफिल्ट्रेट एंड नेक्रोसिस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेप्टेसीमिया, बैक्टीरीमिया, सेलियोसाइटस या फिर एब्सेस फॉर्मेशन। सो इट इज कॉल्ड एज एब्सेस फॉर्मेशन। आपने देखा होगा ना, टिश्यू खराब हो जाता है, वहाँ पे वाइट कलर का टिश्यू हो जाता है, टिश्यू में इनफिल्ट्रेशन कर देते हैं न्यूट्रोफिल्स जब भी कोई भी बैक्टीरिया या फिर इन्फेक्शन होता है। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्सेस फॉर्मेशन, पस फॉर्मेशन। नेक्स्ट है इन फॉलोइंग विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ओपियोइड। सो ओपियोइड का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? नलेक्सोन, पेथाडिन, हेरोइन या फिर मॉर्फिन। सो ये तीनों तो क्या है भाई, ओपियोइड है। पर जो नलेक्सोन है ना, जो नलेक्सोन है इसका क्या है, वो एंटीडोट है। व्हाट इज इट? एंटीडोट ऑफ द ओपियोइड्स। तो ओपियोइड्स जो ये तीनों हैं, बट एक्सेप्ट जो है naloxone is not a opioid, it is an antidote of opioids. Clear? Next है which of the following agent cause discoloration of teeth if taken with milk. So कौन सा agent जो है discoloration of the teeth करता है जब आप उसे milk के साथ लेते हो? टेट्रासाइक्लिन, पेंसिलिन, मेट्रोइंडाजोल या फिर सिप्रोफ्लॉक्सिन। सो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। सो इट्स अ टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। जो टेट्रासाइक्लिन होती है अगर आप इसे मिल्क के साथ लेते हो तो ये आपके टीथ्स की येलो डिस्कलरेशन कर देती है, ठीक है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है पेशेंट हैज अंडरगॉन मिट्रल वॉल रिप्लेसमेंट हैविंग persistent bleeding from surgical incision in early post operative period. Which drugs will be administered? सो क्वेश्चन है मिट्रल वॉल्व का रिप्लेसमेंट हुआ है और पेशेंट को परसिस्टेंट ब्लीडिंग हो रही है सर्जिकल इंसीजन से, जो इंसीजन डाला था अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, मतलब कि जैसे ही उसका ऑपरेट हुआ उसी टाइम, उसको ऑपरेट होने के बाद। तो कौन सी ड्रग जो है आप एडमिनिस्टर करोगे? प्रोटामिन सल्फेट, विटामिन सी, क्विडीन सल्फेट, वारफरिन, सोडियम। सो यहाँ पे आप देने वाले हो प्रोटामिन सल्फेट। क्यों भाई? क्योंकि हैपरिन क्या है, एक एंटीकोगुलेंट है जिससे ब्लीडिंग होती है, पर वहीं हैपरिन का एंटीडोट कौन है? प्रोटामिन सल्फेट, जो कि ब्लीडिंग को रोकेगा। तो यहाँ पे आप पेशेंट को, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है इनडायरेक्टली एंटीडोट का भी, कि अगर किसी को इंसीजन से ब्लीडिंग हो रही है तो आप उसे क्या दोगे? तो ध्यान से सोचो, हैपरिन जो है वो क्या है भाई? एंटीकोगुलेंट, मतलब वो ब्लीडिंग करवाता है, थिनिंग ऑफ द ब्लड करता है, तो उससे तो ब्लीडिंग हो सकती है। तो उससे ब्लीडिंग को रोकने के लिए आप यूज क्या करोगे? हमारा भाई प्रोटामिन सल्फेट, जो कि एंटीकोगुलेंट, जो कि कोगुलेंट है, जो कि ब्लीडिंग को रोकेगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स कंसर्निंग CO2 अपटेक। सो इसमें से क्या चीज गलत है जो कि CO2 अपटेक के बारे में गलत डिपिक्ट कर रही है। इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन देयर विल बी मोर टोटल कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। ऑक्सीजनेशन मूव द कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक कर्व डाउन। द कार्बन डाइऑक्साइड uptake curve is generated by comparing the total carbon dioxide per unit volume of blood and the partial pressure of carbon dioxide. Deoxygenated blood carries less carbon dioxide than oxygenated blood. तो भाई बिल्कुल भी नहीं। देखो क्या फॉल्स है, तो बच्चे सबसे बड़ा फॉल्स यहाँ पे डी ऑप्शन को पढ़ के देखो, कह रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नो, अ बिग नो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, और यहाँ पे बिल्कुल ही उल्टा लिख दिया है। सो दिस इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू द कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक। ठीक है, बिल्कुल ही गलत जो है यहाँ पे ऑप्शन लिख दिया है। नेक्स्ट है पॉसिबल कॉज ऑफ हाइपोक्सिया इंक्लूड। तो हाइपोक्सिया का पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है? टू लिटल ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, ऑब्स्ट्रक्शन टू द ईसोफेगस, टेकिंग सेवरल रैपिड डीप ब्रेथ्स, गेटिंग वेरी कोल्ड। तो हाइपोक्सिया क्या होता है? लेस लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू, ठीक है ना, टिश्यू। और यही होता है हाइपोक्सीमिया, तो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन का लेवल टिश्यू में कम होता है। तो जब एटमॉस्फेयर में बहुत कम ऑक्सीजन होती है, तो अगर आप हाई एल्टीट्यूड एरियाज में जाओ, पहाड़ों में जाओ, तो वहां पे ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है हाइपोक्सिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनकेव स्फेरिकल लेंस आर यूज्ड इन। सो जो कनकेव स्फेरिकल लेंस होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं? मायोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया में, स्टिग्मेटिज्म में, या फिर ऑल ऑफ द दीज में। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताओगे लिख के। कनकेव लेंस की बात कर रही हूँ मैं, कन्वेक्स की नहीं, ठीक है। सो जो मैंने आप लोगों से लास्ट क्वेश्चन पूछा था, आज हमने काफी क्वेश्चंस कर लिया आई थिंक, तो अच्छे से पढ़ लेना इन क्वेश्चंस को। 50th क्वेश्चन था मेरे पास। 50th क्वेश्चन क्या कह रहा था कि भाई प्रोजेस्टेरोन ओनली इमरजेंसी पिल्स क्या करवाती है? एक्सेप्ट, एंटी इम्प्लांटेशन इफेक्ट नहीं करती, वो एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। और क्या करती है वो? सर्वाइकल सिक्रीशंस को ऑल्टर भी करती हैं, ओवल्यूशन को रोकती भी हैं, और LH ल्यूटिनाइजिन हार्मोन की इनहिबिशन भी करती है, पर वो एंटी इम्प्लांटेशन इफेक्ट नहीं करती। सो राइट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो ताकि मैं एक और वीडियो डाल दूँ आप लोगों के लिए। एंड अगर किसी को भी गोल्डन की पॉइंटर्स एंड पंजाबी के MCQ PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझे सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज करके 200 रुपीज़ में दोनों चीज़ें बाय कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली हैं, मैं ये प्रॉपरली आपको कह सकती हूँ, बिकॉज 7 के पेपर में भी आपको अच्छे खासे उधर से गोल्डन की पॉइंटर्स से डायरेक्टली जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में शाम को एक न्यू गोल्डन की पॉइंटर्स की वीडियो जिसमें मैं आपको पॉइंट समझाऊंगी। सो टिल देन डू हार्ड वर्क एंड डोंट बी पैनिक, डोंट बी गेट so much anxious about the paper, just go and give your best. Okay, so all the best and do hard work.